हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम कुछ यूनिट्स को कवर कर चुके हैं और हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर कर चुके हैं। अभी हमने इस पर स्टार्ट की थी अपनी यूनिट थर्ड, जो है केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक सॉल्ट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सॉल्ट्स को कई तरीके से बनाया जा सकता है, यानी जब मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं आपस में तो भी सॉल्ट बनता है, बट बेसिकली यहाँ पर जो हमें सॉल्ट पढ़ना है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से करना है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट, और वहाँ से क्या रिलीज़ करते हैं? वाटर। ठीक है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और क्या रिलीज़ होगा वहाँ से? वाटर। अब इस बेसिस पे कि हमने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग, इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉल्ट का। तो उस बेसिस पे फर्स्ट कैटेगरी आती है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड कैटेगरी आती है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड कैटेगरी आती है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, राइट। अब जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट, और क्या रिलीज होगा वहाँ से? वाटर। क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो हमारा प्रोसेस है न्यूट्रल सॉल्ट बनाने का, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लूँ, HCl, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH, जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। या आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे विल फॉर्म NaCl। NaCl इज सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से रिलीज होगा वाटर यानी H2O, राइट। अच्छा, ऐसे ही देखो यहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl किससे मिलकर बना होता है? HCl और NaOH से। ऐसे यहाँ पर है पोटाशियम सल्फेट, तो K2SO4 है ना। अब K2SO4 किससे बना होगा? यानी इसमें कौन कौन सा एसिड होगा? K कहाँ से आया होगा? देखो SO4 तो आपको आइडिया है ना कहाँ से आता है? H2SO4 से। और K कहाँ से आया होगा? KOH से। तो ये किसका सॉल्ट हुआ? KOH और H2SO4 का, राइट। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है न्यूट्रल सॉल्ट है, या फिर ये किसका, कौन सा एसिड और कौन से बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। ऐसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, तो अगर Na2SO4 देखेंगे तो Na2SO4 किससे बना होगा? NaOH से। तो Na2SO4 में Na आया NaOH से, और SO4 में H2SO4 से, राइट। सिमिलरली हमारे पास सोडियम नाइट्राइट, तो सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO3, जो आया होगा NaOH और HNO3 से, राइट। अच्छा, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है तो जो इनकी pH रेंज है या जो इनकी pH वैल्यू वो कितनी होती है? न्यूट्रल के लिए जो हमारी pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7। तो इनकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, और क्या रिलीज करते हैं वहाँ से? वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड का कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। यानी अगर एसिड वीक होता और बेस स्ट्रॉन्ग होता, जो हम अगली कैटेगरी में पढ़ेंगे, तो सॉल्ट कैसा बनता? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे पता है क्या होता है? HCl, और HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस का अच्छा एग्जांपल होता है NH4OH। NH4OH इज सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे दे विल फॉर्म NH4Cl, और NH4Cl क्या होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, प्लस यहाँ से क्या रिलीज होगा? वाटर, राइट। अच्छा, ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पर कई सारे एग्जांपल हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड, और क्या लिया है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। किस किस का कॉम्बिनेशन हुआ? CuSO4। CuSO4 कॉम्बिनेशन हुआ CuOH होल ट्वाइस और H2SO4 का, राइट। ऐसे ही हमारे पास है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? यहाँ से जो बेस है वो हमारा हो जाएगा NH4OH, और जो सॉल्ट है यानी जो एसिड है वो क्या हो जाएगा? H2SO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में ये जो अमोनियम है कहाँ से आया? NH4OH, और NO3 कहाँ से आया? HNO3, राइट। ऐसे ही है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इज FeOH FeSO4। तो FeSO4 कैसे आया होगा? FeSO4 इज FeOH होल ट्वाइस
और यहाँ पर एसिड कौन सा है, H2SO4, राइट। अच्छा, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो हमारा कैसा सॉल्ट है, एसिडिक, तो जो एसिडिक सॉल्ट है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, एसिडिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू होती है अप टू 0 से 7, तो एसिडिक सॉल्ट की पीएच रेंज कितनी होती है, 0 to 7, राइट। नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्ट होते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट, और क्या रिलीज करते हैं, वाटर। क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो वीक बेस एसिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लेती हूँ NaOH, तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3COONA, तो यहाँ से बन गया CH3COONA, जो क्या होते हैं, सोडियम एसीटेट, और क्या रिलीज हो गया यहाँ से, वाटर। अगर रिएक्शन नहीं आती है तो सबसे पहले सिंपली करो, देखो बेस में से OH निकाल दो और एसिड से H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2, जो बचा वो लिख दो, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर देखें तो ये हो गया Na2CO3, किससे बना होगा, ये बना होगा NaOH और H2CO3 से। NaOH और H2CO3 कौन सा होता है, हमारा कार्बोनिक एसिड। एक और यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड क्या होता है, NaCN, किससे बना होगा, NaOH और HCN से, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अच्छा, बेसिक सॉल्ट की अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट की जो पीएच है वो बेस रीजन में लाई करेगी, यानी 7 to 14। तो इनकी जो पीएच वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 7 to 14। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो वीक एसिड और वीक बेस, देखो ये है अमोनियम साइनाइड, अमोनियम एसीटेट का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। अब अमोनियम साइनाइड यानी NH4CN को देखें तो ये दो से मिलकर बना है, एक कौन सा यहाँ पर NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कौन सा HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। ऐसे ही अगर मैं CH3COONH4 को देखूँ यानी अमोनियम एसीटेट, तो अमोनियम एसीटेट एक तो किससे बना होगा, एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH एंड द अदर इज NH4OH जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इससे मिलकर ये बना होगा। अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो देखो इसकी पीएच वैल्यू डिपेंड करती है, अगर दोनों ही वीक हुए फिर तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा ना, 7 के अराउंड पीएच होगी। बट अगर मान लो वीक एसिड और वीक बेस में भी अगर एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ तो एसिडिक रीजन में पीएच लाई कर जाएगी, ऐसे ही बेस अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेसिक रीजन में पीएच लाई कर जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हमारे एसिड कैसे कैटेगराइज हुए हैं, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना आपको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, उसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर CuSO4.5H2O लिखा हुआ है तो CuSO4.5H2O का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो क्या कितना कंसीडर करूँगी मैं, 1, यानी इसके 1 फार्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, 5, तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 5, ये याद रख के चलना है, ठीक है। अब इस बेसिस पे आपको कुछ याद रखना है, जनरली कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट उनके केमिकल नेम और कॉमन नेम याद रखने हैं। सबसे पहला आता है Na2SO4.10H2O, जिसे हम देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, 10 के लिए क्या लगाना है, डेका, और H2O हाइड्रेट, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, इसलिए इसे ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है MgSO4.7H2O जो होगा मैग्नीशियम सल्फेट, 7 के लिए हेप्टा हाइड्रेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, इसे हम कहते हैं इप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा आता है CuSO4.5H2O यानी कॉपर सल्फेट, 5 के लिए पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूविट्रोल। नेक्स्ट इज ZnSO4.7H2O, दिस इज जिंक सल्फेट H4 हेप्टा हाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट विट्रोल। FeSO4.7H2O, दिस इज आयरन सल्फेट, 7 इज सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 7 के लिए यहाँ पर आएगा हेप्टा, तो 7 हेप्टा हाइड्रेट, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रोल। तो याद रखना ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला, ग्रीन विट्रोल का, व्हाइट विट्रोल का, इन सब का फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स यहाँ पर पढ़ने हैं, कुछ हमें ऑलमोस्ट 6 सॉल्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड का केमिकल नेम, कॉमन सॉल्ट है उसका कॉमन नेम, और NaCl क्या है उसका केमिकल फॉर्मूला। 3 चीज़ें तो ये याद रखनी है, केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है,
और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो NaCl है फॉर्मूला, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, और कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। लैब के अंदर इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे पता है, NaOH यानी बेस प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, NaCl प्लस H2। तो इसे हमारा NaCl बन जाएगा लैब में। बट इसे हम कॉमर्शियल लेवल पर प्रिपेयर ऐसे नहीं कर सकते। कॉमर्शियल लेवल पर इसे प्रिपेयर करते हैं हम सी वाटर से। तो सी वाटर को इवेपोरेट करके नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट। फिर उस सॉल्ट को लेबोरेटरी तक लाकर उसके ऊपर HCl पास करा के उसे फिल्टर करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, NaCl। ऐसे NaCl हमारे घरों तक आते हैं। अब आपको कुछ यूजेस याद रखने हैं NaCl के। तो NaCl के क्या यूजेस है, पहला यूज़, इसे कुछ केमिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे NaOH, Na2CO3 या NaHCO3 है ना। तो ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इसे प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ किया जाता है पिकल्स के, मीट और फिश के, ठीक है। अच्छा, NaCl जो होता है ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। ये क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। तो अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, इसीलिए इसे जो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज होते हैं, तो उनमें जब रोड्स पर बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है, तो उस स्नो को क्लियर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, NaCl। NaCl इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ये हमें पढ़ना है अपनी यूनिट कार्बनिक कंपाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, केमिकल नेम। कॉस्टिक सोडा क्या हुआ, इसका कॉमन नेम, और फार्मूला क्या हुआ उसका, NaOH। अच्छा, अब जैसे कॉस्टिक सोडा होता है ना, वैसे ही होता है कॉस्टिक पोटाश। तो जैसे होता है हमारे पास कॉस्टिक सोडा, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, कॉस्टिक पोटाश। दोनों सेम है। देखो, सोडा कहाँ से आया होगा, सोडियम से, तो पोटाश मतलब पोटाशियम से K, और कॉस्टिक के लिए लगा देना OH, तो कॉस्टिक पोटाश का फॉर्मूला हो गया KOH। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं ब्राइन के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। अब ये ब्राइन क्या है, ब्राइन होता है NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर से हमें क्या पास करानी है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जब इसके ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये हमें क्या देता है, एक तो हमें देता है NaOH, एक हमें यहाँ से देता है H2O, H2, और एक हमें क्या मिलती है यहाँ से Cl2। बैलेंस करेंगे तो इस रिएक्शन में यहाँ लगाना होगा हमें 2, यहाँ भी क्या जाएगा 2, फिर यहाँ क्या जाएगा 2, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा। एक याद रखना है, ऐसे H2 मिली, ये याद रखना है H2 हमें मिलती है कैथोड पर। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में रॉड होती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड, तो कैथोड पर मिलती है H2 और एनोड पर क्या मिलती है हमें Cl2, राइट। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट हमें मिला, एक तो क्लोरीन और क्या मिला है, NaOH। NaOH वो बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली। सो NaOH इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कली। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और एल्कली एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिली हैं, एक है NaOH, एक है H2 और एक क्या है Cl2। तीनों के अलग अलग यूजेस याद रखने हैं। सबसे पहले H2 की बात कर लेते हैं। H2 अमोनिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। फिर रॉकेट फ्यूल में भी हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। रॉकेट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज़ किया जाता है। थर्ड इसका यूज़ है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गेट घी। ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है। ये हमें कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। क्लोरीन, जो स्विमिंग पूल्स में वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए हम क्लोरीन के टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। प्लास्टिक PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप होते हैं उनको बनाने के लिए Cl2 यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS जो AC और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता है उसको बनाने में से यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला CHCl3 होता है उसके लिए भी हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। और डाइज बनाने में, डाई मतलब जिससे कलर करते हैं, राइट। यूज़ ऑफ NaOH सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मेशन हम कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में इसको यूज़ किया जाता है और डीग्रीसिंग मेटल करने में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ केमिकल नेम, बेकिंग सोडा हुआ इसका कॉमन नेम, और NaCO3 क्या हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, राइट। तो जब NaCl, H2O, CO2 और NH3 आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म NaHCO3, साथ में यहाँ से क्या बनता है NH4Cl। तो यहाँ से NH3, NaCO3 और यहाँ से क्या मिलेगा NH4Cl, ये बनता है हमारा। ऐसे क्या बन जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और साथ में हमें यहाँ से क्या मिलता है, NH4Cl। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, याद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये टूट जाता है। और ये किस किस में टूटता है, एक तो ये हमें देता है Na2CO3, साथ में ये हमें देता है H2O, और हमें क्या देता है ये CO2, राइट। तो यहाँ से हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट और मिलता है वाटर, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखना है। उसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। देखो, इसे यूज़ किया जाता है एंटी एसिड के लिए, एसिडिटी रिमूव करने के लिए। तो जब स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो इस वक्त एसिडिटी रिमूव करने के लिए एक तो MgOH होल ट्वाइस और एक NaCO3 यूज़ करते हैं। तो NaCO3 एक एंटी एसिड का काम करते हैं। सेकेंड, इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज़ करते हैं। अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने का काम करते हैं, उसमें एक तो याद रखना है सोडा कौन सा होता है, NaCO3, और एसिड कौन सा यूज़ करते हैं, H2SO4। इन दोनों की रिएक्शन से वहाँ पर एक तो बनेगा Na2SO4, एक H2O, और एक वहाँ से क्या रिलीज़ होगी, CO2। अब ये जो रिलीज़ होती है CO2, यही किसका काम करती है, एक्सटिंग्विश करने का काम करती है फायर को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो ये याद रखना है कि इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। एक तो याद रखना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होता है। तो बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हम किसको यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा को। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। यानी बेकिंग पाउडर क्या हुआ, बेकिंग पाउडर हुआ, बेकिंग पाउडर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, बेकिंग सोडा प्लस इडिबल एसिड, और इडिबल एसिड हमारा क्या हुआ, टार्टरिक एसिड, राइट। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड हो गया ये, राइट। अच्छा, अब यहाँ से और चीज़ क्या याद रखनी है, और आपको ये याद रखना है कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड जब आपस में कंबाइन करेंगे, देखो बेकिंग सोडा तो आपको पता है क्या होता है, NaCO3 एसिड है ना, ये यहाँ से क्या रिलीज करेगा, ये H पॉजिटिव। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं ना तो क्या रिलीज करेंगे, CO2। और ये जो CO2 होती है जब ये रिलीज होती है तो जो भी हम केक या ब्रेड बनाते हैं उसको ये स्पंजी और फ्लफी बनाने में हेल्प करती है। तो जब हम केक या ब्रेड या इडली ऐसा कुछ बनाते हैं उसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर यूज़ करने से जो चीज़ें वो थोड़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनती हैं, वही बेकिंग सोडा से उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बिटर होता है और वो हार्ड होती हैं। इसलिए हमें बेकिंग सोडा की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, बेकिंग पाउडर, राइट। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है केमिकल नेम, वॉशिंग सोडा है इसका कॉमन नेम, और Na2CO3.10H2 इसका फॉर्मूला। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये तो गया सोडियम कार्बोनेट, 10 के लिए क्या याद रखना है, डेका, और H2 के लिए क्या याद रखना है, हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे जिस मेथड से प्रिपेयर करते हैं वो है सॉल्वे प्रोसेस। तो हम इसे किससे प्रिपेयर करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से। नाम याद रखना है, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। अब इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, सारी नहीं याद रखनी है, वैसे मैंने लिखी है यहाँ पर। देखो पहली रिएक्शन है, ये सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पर, NH3 और H2O CO2 कंबाइन होकर सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट CO2 और H2O मिलकर फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके NH4Cl और NaHCO3 बनाते हैं। अब ये याद रखना है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको फिल्टर करके लेकर आते हैं, फिर इसे ड्राई करते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। और ड्राई करने के बाद इसे हीट करते हैं, हीट करने से ये टूट जाता है Na2CO3, CO2 और H2O में। अब ये Na2CO3 10H2O के साथ मिलकर क्या बना लेता है, Na2CO3.10H2, जो क्या होता है, वॉशिंग सोडा। एक तो चीज़ याद रखनी है कि जब Na2CO3 10H2 के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है वॉशिंग सोडा। अगर इसमें से मैं वाटर हटा दूं और सिर्फ मेरे पास सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 है, इसे हम बोलेंगे सोडा ऐश। क्या होता है ये, सोडा ऐश, राइट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूँ ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है, तो बताया था कैसे, Na कहाँ से आया होगा, NaOH से। तो ये NaOH और CO3 कहाँ से आया होगा, H2CO3 से। तो ये NaOH और H2CO3 का कॉम्बिनेशन है, राइट। अच्छा, इसके यूजेस की बात करें तो ये कैसे यूज़ होते हैं, ये एक तो क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होते हैं, सबको पता है डिटर्जेंट की तरह यूज़ होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, विच केमिकल इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है वो कौन होता है, वॉशिंग सोडा। वाटर में दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पोरेरी और परमानेंट। अब वो कैसे होती है और किसकी वजह से होती है, ये हम कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में कवर करेंगे।
थर्ड है ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है, जैसे बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.8H2O, ऐसा समथिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चेक कर लेना एक बार, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, राइट। अच्छा, इस फोर्थ है ये, यहाँ पर यूज्ड इन ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको कट कर लेना, ये बेकिंग पाउडर नहीं, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है कॉमन नेम, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला क्या है इसका, CaOCl2। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं ड्राई स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। तो CaOH2 के ऊपर Cl2 पास कराते हैं, यानी क्लोरीन, और जब इसके ऊपर से क्लोरीन पास कराते हैं तो ये बनाता है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में यहाँ से रिलीज करता है वाटर। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाता है यहाँ से, ये आपको याद रखना है। एक और, क्योंकि अब तो ये पता है इसका नाम क्या, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने में यूज़ करते होंगे, तो ब्लीचिंग में कैसे काम करता है, ये जो CaOCl2 है इसको किसके साथ मिक्स करते हैं, एसिड के साथ। तो जब ये एसिड के साथ मिक्स होता है तो ये बनाता है CaSO4, साथ में यहाँ से रिलीज करता है क्लोरीन, और क्या निकालता है यहाँ से, वाटर। अब ये जो क्लोरीन है यही किसका काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट का। तो जो क्लोरीन है दिस इज एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, क्योंकि इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के काम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प को पेपर इंडस्ट्री में, और कपड़े धोने में भी काम आता है लॉन्ड्री में। फिर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ड्रिंकिंग वाटर को भी ये प्योरीफाई करते हैं, यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सॉल्ट आता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। देखो CaSO4 हो गया कैल्शियम सल्फेट, और हाफ मतलब हेमी, जैसे हेमीस्फेयर होता है ना आधा, वैसे ही हेमी यानी आधा, हाफ मॉलिक्यूल, और ये क्या है H2O, राइट। इसको प्रिपेयर करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर, और अगर मैं 373 को डिग्री सेल्सियस में चेंज करूँ तो मुझे मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो मिलता है CaSO4.12H2O, यानी क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बन गई क्या, POP, राइट। और ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट इसे बोल सकते हैं, जो क्या होता है, जिप्सम। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये दो मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से कितना वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, हाफ। तो कितना बचा होगा, 1.5 बचा ना, तो 1.5 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो देखो इसे हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को सही करने के लिए, है ना, फ्रैक्चर चढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स और स्टेचूज़ के कास्ट को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। केमिकल लैब में इसको यूज़ किया जाता है, अगर apparatus के अंदर एयर गैप आ जाता है तो उसको सेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। स्मूथ सरफेस जो हाउसेस के सीलिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस होते हैं, उन सबको बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, POP, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड याद रखनी है। सबसे फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया था वो हमने किसको हीट करके बनाया था, जिप्सम। यानी जो जिप्सम होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिलती है, POP, यानी क्या मिलता है, CaSO4.12H2O, राइट। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो हीटिंग है वो 373 केल्विन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सारे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें अनहाइड्रेट CaSO4 मिलेगा। मान लो ये तो 373 केल्विन पर था, अगर मैं इसका टेम्परेचर अब 373 केल्विन कर दूँ तो जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, CaSO4 खाली ये, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, 2H2O। दिस इज कॉल्ड अनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। तो ये मिलेगा अनहाइड्रेट CaSO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर है CaSO4.12H2O,
इसका मीनिंग एक बार समझ लो। देखो अब तक मैंने, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ तो यहाँ क्या है, एक फार्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 2। पर अगर मैं यहाँ से पूछूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना है, आधा, तो आधा नहीं बोलना है, हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2CSO4.H2। बात देखिए, इसका मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ एक के पास आधा नहीं है, बल्कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका, CSO4.H2 का मीनिंग होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो POP है वो हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करनी चाहिए, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो स्लो सेटिंग करता है POP की। यानी देखो POP का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4.H2, ठीक है। अब ये होता है CSO4.H2। अगर इसको मॉइस्चर मिला, यानी कहीं पर मॉइस्चर का कंटेंट हुआ, तो मॉइस्चर के साथ ये मिलकर फिर से क्या बना लेगा, जिप्सम, CSO4.H2। और ये क्या था हमारा, जिप्सम। और जब ये जिप्सम बना लेगा, जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास होता है, ठीक है। तो POP तो रहेगी नहीं, वो हमारी ख़राब हो गई। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, जिप्सम को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने में। तो सीमेंट जब बनता है उसमें हम किसको यूज़ करते हैं, जिप्सम को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने यहाँ पर थर्ड यूनिट भी अपनी यूनिट कवर कर ली, केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में, सेकंड पार्ट में पढ़ा था pH के बारे में। आज हमने थर्ड पार्ट इसका कवर कर लिया, जिसमें हमने सॉल्ट्स को कवर कर लिया है। तो आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को भी मैंने पहले ही कवर करवा दिया था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वो कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब तक हम 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।